अच्छा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट करा है कॉमन मैन के लिए कि उसके मन में जो भी चीजें रह जाती है वो आज इस प्लेटफॉर्म से हम उन तक लेके जा सकें। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सभी को आज वर्ल्ड हार्ट डे पे। ये डे बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए लाया गया है ताकि हम लोग अवेयर हो सके हमारी हेल्थ को लेकर के, हमारी हार्ट हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ये बेसिकली वो मशीनरी है जिसपे हमारा सारा सिस्टम चलता है। किसी टाइम पे मतलब आज भी अगर हम माने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करें तो हार्ट जो है उसे मतलब हमारे जैसे घर में मंदिर होता है उस तरीके से माना जाता है कि हमारी आत्मा भी इसमें बसती है। तो आप सोचो कि पुराने टाइम से इसकी क्या वैल्यू रही है, और वो वैल्यू सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि ये वो मोटर है जिससे पूरे घर में पानी आता है। भाई इस मोटर से टंकी में पानी चढ़ेगा तभी तो घर में पानी आएगा। आप सोच लो आपके घर में अगर मोटर बंद हो गई एक दिन तो क्या घर में त्राही त्राही मच जाएगी, ना पीने को पानी ना नहाने को पानी, तो कैसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, सारे सिस्टम फेल होने लग जाते हैं। वैसे ही अगर आपका हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपकी बॉडी जो है बाकी जगह वो सारे सिस्टम्स धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। तो इस मोटर का सही काम करना जरूरी है, इस पंप का सही काम करना जरूरी है। और इतना मतलब इतना जो है ना इतनी परफेक्ट मशीनरी भगवान ने बनाई है कि हमारे पूरे ब्लड जो हमारी बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ये उसको विदिन अ मिनट पूरा सर्कुलेट कर देता है। लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो देकर के पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई को हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है, जिससे हमारी बॉडी ऑक्सीनेट होती है। पूरे सर्कुलेशन को मेंटेन करके सारे टिश्यूज की प्रॉपर वर्किंग, सेल्स की प्रॉपर वर्किंग, वो सारे सिस्टम को ये हार्ट हमारा मैनेज करता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपके ब्लड का सर्कुलेशन पुअर हो जाए कहीं ना कहीं आपके हार्ट की फंक्शनिंग पुअर होने की वजह से, तो कैसे आपका धीरे धीरे सारा सिस्टम फेल होने लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में जाने समझें और इसको अच्छा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस चीज के बारे में हम समझें। ठीक है, तो सिद्धार्थ एज अ कॉमन मैन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए एंड आई विल राइट। ट्राई टू सॉल्व आउट एज सिंपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच सर। एंड आप और उनके सर्कुलेशन का नॉर्मल होना जरूरी है तभी हार्ट, क्योंकि हार्ट को भी अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए, तभी हार्ट ठीक से पंप कर पाएगा और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा। अब ये जो आर्टरीज हैं नॉर्मल आर्टरीज की तरह हमारी, इनकी भी एक हेल्थ मेंटेन होती है और वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स, हमारे फैमिलियल फैक्टर्स के ऊपर। नॉर्मली जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हमारे ये समझ में आता है कि हार्ट जो खून की नस है जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं उसमें कोई ब्लॉकेज डेवलप हो गया, वो सकड़ी हो गई है, खून का दौरा नहीं है और उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम आती है। कई तरह की सिम्टम्स पेशेंट में पैदा होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉकेजेस कोई अपनी लाइफस्टाइल को 100% सही कर लेगा, डाइट्स को 100% सही कर लेगा तो ये नहीं आएंगे। एजिंग का प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता है। हमारी ब्लड के सर्कुलेशन जो आर्टरीज हैं उनके अंदर चेंजेस 2 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, विद टाइम ये चीजें बढ़ती चली जाती है और कौन कौन अपनी लाइफ में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्टरीज कितने साल चलेगी। वो 100 साल चलने वाली है, 30 साल चलने वाली है, 50 साल चलने वाली है। तो हम अपनी लाइफ में फैक्टर्स को कितना जल्दी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब ये प्रोग्रेस कैसे करता है, बेसिकली क्या हो रहा होता है हमारी आर्टरीज में जब डैमेजेस चल रहे होते हैं या जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हमारी बॉडी में रिपेयरिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है जब डैमेजेस हो रहे होते हैं। जैसे मान लो आप एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, हम इसको डैमेजिंग फैक्टर मानते हैं। ठीक है, कुछ भी हम खाते हैं हमें पता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, ये डैमेजिंग फैक्टर है। इसके अलावा डे टू डे हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, ये डैमेजिंग फैक्टर, ऐसे बहुत सारे डैमेजिंग फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में। तो क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो आर्टरीज होती है उनके अंदर एक लेयर होती है, ये लेयर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो टॉक्सिन्स जाते हैं उनकी वजह से। और वो डैमेज होने के साथ ही उनकी रिपेयरिंग भी हमारा सिस्टम कर रहा होता है। लेकिन जब वो रिपेयरिंग फेल हो जाती है तो वहां पे एबनॉर्मल रिपेयरिंग होती है। कैसे, जैसे सड़क डैमेज हुई, गड्ढा बन गया, अब पूरी सड़क रिपेयर करने के बजाय हमने क्या कर दिया, हमारे पास पूरा मटेरियल नहीं था सड़क रिपेयर करने का, तो हमने क्या करा, उस गड्ढे में मिट्टी भरी और अलग से डांबर का पैच लगा दिया। अब आपने देखा है वो सड़क ऊंची हो जाती है जहां पे हम लोग पैच वर्क करते हैं। तो ऐसा एक आर्टिफिशियल पैच वर्क आपकी आर्टरी में हो गया, तो वहां से क्या हो गया, अब वो तो पूरी सड़क तो सभी साइड से बनी हुई है। ठीक है, तो वो पैचवर्क बनने से उसमें नैरोइंग डेवलप हो गई। देखो मेरे पास एक ये फोटो है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो ये यस सर। नॉर्मल आर्टरी है जो पूरी सर्कुलर है। अब इसमें अंदर की लेयर डैमेज हो गई, डैमेज होने की वजह से इसमें अब आप देखो एक पैचवर्क डेवलप हो गया। अब तो ये क्या है, ये नॉर्मल आर्टरी जो है इसका ल्यूमन साइज जो अंदर का है वो सरकमफ्रेंस छोटा हो गया है।
अब अगर हमने अभी भी अपनी आदतें नहीं सुधारी और हमने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये जो भी फैक्टर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट नहीं करा, तो ये धीरे धीरे यहाँ तक प्रोग्रेस कर जाएगी। जब ये आर्टरी इस लेवल तक बंद हो जाएगी 60-70%, आपको कुछ ना कुछ सिम्टम फील होने लगेंगे जो कार्डियक पेशेंट्स में आते हैं, जैसे चलने पे घबराहट होना, सांस भरना, पसीना आना, उल्टी जैसा महसूस होना, गैस बनना। ज्यादातर पेशेंट्स गैस जैसा भी फील करते हैं कि मेरे पेट में भारीपन होता है, ज्यादा खाना खाने पे ऐसा भारीपन सा मुझे आने लगता है, चलने पे सांस भरती है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है जहां ये आर्टरी 100% बंद होती है। अब ये 100% बंद होने के दो तरीके हैं, या तो प्रोग्रेसिवली बंद हो जाए या सडनली आपके आर्टरी में ऐसा डैमेज हो कि ये जो आर्टिफिशियल पैच बना हुआ है ये फट जाए और यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए। उस कंडीशन में सडनली आर्टरी 100% बंद हो जाएगी। और इस तरीके से जो आर्टरी बंद होती है, हम लोग कहते हैं कि यार घर से अस्पताल जाने का मौका ही नहीं मिला, वो सिचुएशन पैदा हो जाती है और कई पेशेंट जो है वो घर पे ही रह जाते हैं सडन ब्लॉकेज की वजह से। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा होता है। अब जब आपके अंदर ये ब्लॉकेज मान लो 20-30% है, आर्टरीज कम खराब है, आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा, या आपको कभी पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कोई आर्टरियल डैमेजेस भी हैं। लेकिन जब ये एक सिग्निफिकेंट लेवल पे आ जाएंगे, आपको डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स आने लग जाएंगे। आपको पता लगेगा कि यार मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। मैं पहले 2 किलोमीटर दौड़ लेता था, लेकिन अब मैं 200 मीटर भी दौड़ता हूँ तो मुझे सांस भरती है। ये इंडिकेशन हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी में डैमेजेस होके ये प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये क्यों आते हैं? इसमें बहुत सारे तरह के फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। ये हमारी आर्टरी में जो ब्लॉकेज डेवलप होते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हम करेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं जेनेटिक की बात करूं, वो करेक्टेबल नहीं है। आपकी फैमिलियल जो हिस्ट्री है उसे मैं करेक्ट नहीं कर सकता। आपकी मदर को था, फादर को था, तो आप बहुत हाई रिस्क पेशेंट हैं कि आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, हार्ट की आर्टरीज खराब हो सकती हैं आपकी। आपके मदर फादर डायबिटिक है, बीपी के पेशेंट है, तो आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो कि आपको ये चीजें हो सकती है। अगर उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको ये बहुत बीमारी जो है बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन जेनेटिक जो है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ये मान के चलो 10% से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 90% वो फैक्टर्स है जो करेक्टेबल फैक्टर, जिनको हम सही कर सकते हैं। वो करेक्टेबल फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला जो आप अगर सर्च आउट करोगे तो आपको अमेजिंगली पता लगेगा कि डाइट सबसे बड़ा फैक्टर है। 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमारी आर्टरीज डैमेज हो रही है वो हमारी पुअर डाइट की वजह से। मतलब या तो हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है डाइट में, या हमारी डाइट एबनॉर्मल है, हम फैटी ऑयली डाइट ज्यादा खाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आपको अपनी जो आर्टरीज की हेल्थ अच्छी रखनी, हार्ट की हेल्थ अच्छी रखनी, तो आप फैट्स कम करो। ठीक है ना? फैट्स के भी बहुत सारे पैरामीटर, ये सिर्फ एक फैट कम करने से काम नहीं चलेगा। डाइट एक कंप्लीट थाली होती है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कवर करने, तो उसमें हम बात करेंगे एक एक पैरामीटर पे। तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया हमारी डाइट। उसके बाद हो गई हमारी फिजिकल एक्टिविटी, कि हम कितना वर्क रोज करते हैं, कितनी एक्सरसाइज हम रोज करते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी के लिए मैं बात करूं तो उसे रोजाना 30 मिनट्स का एरोबिक्स वर्कआउट करना चाहिए, 5 डेज अ वीक। 7 दिन नहीं, आपको 5 डेज अ वीक करना है। 30 मिनट्स का एरोबिक्स वर्कआउट, मॉडरेट वर्कआउट। अगर आप विग्रस वर्कआउट करते हैं जैसे स्प्रिंट रनिंग, तो 15 मिनट्स की एक्सरसाइज सफिशिएंट है, एरोबिक एक्सरसाइज आपकी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करने की, 5 डेज अ वीक। तो कुल मिलाकर के अगर आप स्प्रिंट रनिंग कर रहे हैं, 15 मिनट्स की स्प्रिंट रनिंग, तो आपको कुल मिला के 75 मिनट पूरे हफ्ते भर में ये एक्सरसाइज करनी। और अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं जैसे रोप स्किपिंग, साइकिलिंग, तो आप 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेजर कर लीजिए। अब ये फिजिकल एक्टिविटी में भी मैं एक चीज देखता हूँ कि लोग बाग शाम के टाइम पे सड़क पे साइकिल चला रहे हैं। उस सड़क के ऊपर डीजल, पेट्रोल, सारी फ्यूम्स गाड़ियां छोड़ रही है जिन्हें आप इनहेल कर रहे हैं, और वो भी एक फैक्टर है जो आपकी बॉडी में आर्टरीज को खराब करता है। इसका मतलब एयर पोल्यूशन। अब अगर आप ऐसी जगह पर रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं जहां एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है और एयर जो है इट्स नॉट सुटेबल फॉर इनहेलिंग, तो आप जो है बीमारी ठीक नहीं कर रहे फिजिकल एक्टिविटी करके, उल्टा बीमारी को बढ़ाने वाले हो। तो कई बार आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर साहब ये तो रोज रनिंग करता था, ये तो रोज एक्सरसाइज करता था, साइकिलिंग भी करने जाता था, तो इसको क्या हो गया, सडनली क्यों हार्ट अटैक आ गया? तो शायद आपको समझ में आ गया हो, ये वो लोग हैं जो भरे पोल्यूशन में रोड के ऊपर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया। अब
कहीं आता है कि नहीं सर हम तो जिम में जाते हैं, वहां तो एसी चल रहे होते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते कईयों को हार्ट अटैक आया था। अभी हमने रिसेंटली अखबार में पढ़ा कि 30 साल का बंदा था, ट्रेडमिल पे भागते भागते ही रह गया। तो वहां तो एनवायरमेंट पोल्यूटेड नहीं था, एसी चल रहे थे। तो आपने क्या वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया आपके जिम का कि वो सही है? और मान लो कि ठीक है आपकी वहां के एनवायरमेंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, तो वॉज ही टेकिंग प्रॉपर डाइट वाइल डूइंग एक्सरसाइज? क्योंकि वो जो वियर एंड टीयर जिम में कर रहा है, क्या उसकी रिपेयरिंग भी कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपका डाइट है, आपका न्यूट्रिशन है। अगर आप उसे करेक्ट नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो तो भी आप प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आपके फैक्टर्स आते हैं आपकी बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स में, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको च्यूइंग, निकोटीन। ये सारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जब आते हैं तो अंदर से आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज होती है और वहां पे फिर वही पैच वर्क रिपेयरिंग होती है और वो आर्टरी में ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब हम जाते हैं कई बार आपका वजन ज्यादा है तो डॉक्टर आपको कहता भी है वजन कम कर कीजिए, वजन कम कीजिए, वो ओबेसिटी। वो एक मार्कर है कि आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा और आपको फैट लो करने की जरूरत है। तो आप फैट को कम कीजिए ताकि आपकी बॉडी में फैट कम रहेगा तो वहां पे डिपोजिशन का भी कम रहेगा। अब जब हम फैट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर मेरा कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए। तो वो एक चीज है जिसे लोगों को देखनी नहीं आती है, कोलेस्ट्रॉल। ये हम लोगों के लिए है देखने के लिए और हम उसे डिफाइन करते हैं। इसके पैरामीटर्स पे मैं बात करूंगा क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सबसे हॉट चीज है जो लोगों के दिमाग में बैठती है वो है कि हम क्या खाएं, क्या फिजिकल एक्टिविटी करें और हमें कौन से टेस्ट करा के ये पता लगेगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने बेसिक में आपको बता दिया कौन से मॉडिफाइबल चीजें हैं जो जिन पे आपको काम करने की जरूरत है और कौन सी नॉन मॉडिफाइबल चीजें हैं जिन पे आप काम नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अगर आपकी जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है और आपने मॉडिफाइड चीजों पे काम किया है तो जेनेटिक और फैमिलियल चीजें एक तरफ रह जाएंगी, आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ 10% ही है और बाकी 90% आपके हाथ में। तो ये सोच के मत घबराइए कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री थी तो मैं तो डेफिनेटली डिजीज हो जाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल डिजीज है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है जेनेटिक लेवल पे कईयों को, तो भी आपको इंसिडेंसेस हाई हैं कि आपको इस तरह की बीमारी पैदा हो सकती है हार्ट। दूसरा, अगर आपको सिम्टम्स हैं किसी भी तरह के एबनॉर्मल, आपको लगता है कि नहीं जो मैंने आपको बताया, सांस भरना, गैस फ्रीक्वेंटली बनना, ठीक है, चलने में छाती में कोई भारीपन महसूस होना, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंट चेकअप की जरूरत है क्योंकि आप नहीं जज कर पाओगे कि मुझे क्या टेस्ट कराना है। आपके लिए कॉमन चीज क्या है? कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है, उससे आपको बीमारी नहीं पता लगने वाली। ये एक डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट या कोई सर्जन डिटेक्ट करेगा, ये पता लगाएगा कि आपको क्या टेस्ट की रिक्वायरमेंट है आपके इंडिविजुअलाइजेशन की हिसाब, बट अदर थिंग्स आल्सो, उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी है। तो एक फैक्टर तो ये होता है कि जैसे जैसे वो डिलीवरी और ये साले वाले सारे पार्ट आते हैं उसके, तो डेफिसिट वो ऑलरेडी हो गई है अपनी डाइट के अंदर। दूसरा, वो फैमिली के अंदर इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि वो अपने खाने पे ध्यान नहीं देती, वहां सेकेंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का लेवल उसके अंदर आता है। तीसरा, डिलीवरी के बाद फीमेल्स वेट गेन कर लेती है जिसे वो वापस नहीं कर पाती है ना, तो बॉडी की टोन चली जाती है, फैट ज्यादा हो जाता है, वो एक रिस्क फैक्टर उनमें जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे एजिंग होती है ओवरीज का फंक्शन डाउन होने लग जाता है और वो ईस्ट्रोजन के लेवल्स का ड्राइव लो होने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में जैसे ईस्ट्रोजन लो होता है, हम उनकी जो आर्टरीज हैं उनकी स्टिफनेस बढ़ने लग जाती है। फिर वही आर्टरीज के अंदर की इंटीमा डैमेज होगी, उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, तो ब्लॉकेजेस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसलिए फीमेल्स में यंग एज में आपने हार्ट अटैक वगैरह जैसी कार्डिक प्रॉब्लम्स उनमें नहीं देखी होगी आप, लेकिन फीमेल्स में आपने देखा होगा ये बीमारियां 60 की एज में आती हैं। सडन हार्ट अटैक से फीमेल्स की डेथ के इंसिडेंट्स आपने अनकॉमनली सुने होंगे, लेकिन ये यंग मेल्स में जरूर सुना होगा आपने, 35-40 साल के लड़कों को सडन लिया है। फीमेल्स प्रोटेक्टेड रहती है इस ईस्ट्रोजन की वजह से। लेकिन अगर आफ्टर 40-42 जब मेनोपॉज आ गया है, दे बैलेंस देयर डाइट, प्रॉपर अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रॉपर डाइट बैलेंस करते हैं, तो ये ईस्ट्रोजन के लेवल्स उनके इंटरनल फैट से भी मैनेज हो जाते हैं। तो अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल डाइट और एक्सरसाइज वाला पार्ट सही है तो आप इस चीज को कोप अप कर लोगे। दूसरा, फीमेल्स के अंदर कुछ बीमारियों को लेके इंसिडेंसेस हाई होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के बारे में बताया, मल्टीपल है इसमें, एसएलई और रूमेटॉइड, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन फीमेल्स को होती है उनको पता होता है।
अगर इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस फीमेल्स को है तो वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है हार्ट डिजीज के लिए, और जनरली इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। तो इन स्पेसिफाइड अगर फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में आ गई हैं या उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फिर वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है हार्ट डिजीजेस के लिए। आज की डेट में अगर आप देखो, मेल फीमेल अगर आप दोनों को मिक्स कर लो, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर आप देखोगे, शुगर और बीपी जिसे हम कहते हैं, कॉमनली हर घर में मरीज है। और इसे हमने कॉमनली ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तो हमारे घर का एक मेंबर है। और अगर आप सिर्फ एक फैक्टर को देखो, जैसे मैं मान लो कि अगर बीपी है और बीपी की वजह से 4 पॉइंट में देता हूं कि आपको हार्ट की बीमारी हो, और डायबिटीज को मैं 4 पॉइंट देता हूं कि इसकी वजह से 4 पॉइंट है आपको हार्ट की बीमारी हो। लेकिन अगर आपको बीपी और शुगर दोनों हो गया तो ये 4 + 4 8 नहीं होता, ये 4 × 4 16 हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों चीजें हो गई तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे कोई भी अगर एक बीमारी है तो एक फैक्टर, लेकिन 2 आ गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 आ गए तो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, लोगों को ये भी लगता है कि यार शुगर तो हमने कंट्रोल कर ली है, बीपी हमने कंट्रोल कर लिया है, फिर भी हमारे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिनकी वजह से दिक्कत आ रही है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, उसने भी अपनी डाइट को बैलेंस कर लिया है, फिर भी उसे क्यों दिक्कत आ रही है। आपने डाइट तो बैलेंस कर लिया, आपका वेट भी बैलेंस कर लिया, लेकिन आपकी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन चाहिए। उनमें से एक भी डेफिसिट हो गया तो वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म खराब हो जाए। जैसे फीमेल्स के लिए कहते हैं कि उनकी डाइटरी कैल्शियम रिक्वायरमेंट, आयरन की रिक्वायरमेंट, B1, B6, B9 और B12 की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। ये क्या है B9? आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में गायनेकोलॉजिस्ट फोलिक एसिड लिखती है, वो फोलिक एसिड B9। B6 अंडे में मिल जाएगा, केले में मिल जाएगा। ये सिंपल से विटामिन हैं जो फीमेल्स को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, उनकी बॉडी को एक्सेस में चाहिए होते हैं, वो ईस्ट्रोजन को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करने। तो अगर फीमेल्स इसको नहीं ले रही हैं, उनका इंटेक इसका इम्प्रॉपर है, तो वो खुद तो फील करेंगी कि हम खाना बराबर खा रहे हैं, हमारा वेट भी मैनेज हो रहा है, बट इन सिंपल चीजों की डेफिशिएंसी फीमेल्स को लैंड अप कर देगी हार्ट डिजीज। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, शुगर तो बैलेंस्ड है, 100-150 के बीच में ही आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्योंकि वो शुगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है। इंसुलिन चाहिए उसके लिए, इंसुलिन बन नहीं रहा, तो वो डीजनरेशन का प्रोसेस चल रहा है। हाइपरटेंशन क्या है, आपके घर की पाइपलाइन है, उसका एक प्रेशर झेलने का कैपेसिटी है उसकी। अब अगर आपने ज्यादा प्रेशर से उसमें पानी भर दिया तो क्या होगा, पाइपलाइन फट जाएगी। ऐसी आपकी ब्लड की आर्टरीज है। अगर आप बीपी के पेशेंट है और आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, हाई प्रेशर पे ब्लड उसमें फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे वो टीयर आउट होगी अंदर से। टीयर आउट होगी तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगी, उस इन्फ्लेमेशन के चलते ब्लॉकेज। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बीपी वगैरह तो है, हम जो कोलेस्ट्रॉल वाली बात कर रहे थे उसके लिए मैं बोल दूं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज भी हम यही मानते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर बैलेंस्ड है तो हमें हार्ट डिजीज नहीं होगी। अगर आप नेचर की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि नेचर ने क्या बनाया है हम लोगों के लिए, तो आप बिलीव करेंगे कि भगवान ने जैसा बनाया इस बॉडी को और नेचुरल तरीके से अगर हम लोग जाएंगे तो इट वॉज परफेक्टली मेड, हमने खराब करी है। जानवरों को कभी हार्ट अटैक नहीं आते, कभी सोचा है, कभी भी हमने सोचा है क्यों आदमियों को क्यों हार्ट अटैक आता? दे ईट रॉ, कच्चा खाते हैं वो लोग। नेचर ने जैसा बनाया, पकाना हमने सीखा है उसको, और जब हम पकाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देते हैं। उसके अंदर खाने में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनको सबको हम निपटा देते हैं खाना बनाकर। तो अब आपकी बॉडी की हीलिंग कैसे होगी जब आपने सारा फूड प्रोसेस कर दिया है? क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट हीलिंग फैक्टर्स थे वो तो खत्म हो गए। हमारा फोकस किस पे, सारा कोलेस्ट्रॉल पे, कि फैट कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो। कोलेस्ट्रॉल भी तो भगवान ने ही दिया है ना, फैट्स तो भगवान ने दिए, आप बॉडी से जीरो तो नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आपके सेल की जो वॉल है वो फैट है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट फैट है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स का पार्ट फैट है। तो आप फैट को क्यों जीरो करना चाहते हैं? वो तो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए बॉडी। मेरा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, एलडीएल ज्यादा, एलडीएल तो आपके सेल वॉल का पार्ट है। अगर आपने एलडीएल आपके खाने में कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली बॉडी बनाने लग जाएगी आपके फैट से, तो उसे तो आप खत्म कर ही नहीं सकते, वो नेचर ने बनाया आपके सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, वो चाहिए आपकी बॉडी को काम करने। आप एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हो, बोलते ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में, और ये आपके
जो इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करता है और इसकी वजह से ब्लॉकेजेस नहीं आते, प्रिवेंट करते हैं। इसका रेशियो आपको डेफिनेटली बताता है कि आप हाई रिस्क फैक्टर में आते हो कि नहीं आते, लेकिन आप ये समझो कि इनसे ब्लॉकेज होता है कि नहीं। हमारे बॉडी की जो वॉल है, मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ, ये जो वॉल है बाहर की, आप ये वॉल देख रहे हो, इसके अंदर रोजाना रिपेयरिंग प्रोसेस चल रहा है। इस वॉल के अंदर हमारा जो आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हो वो यहाँ पे है अंदर, उसे आप नहीं हटा सकते, वो नेचर ने दिया है हमें। लेकिन जब भी कोई डैमेज होता है तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल किसी भी ऑक्सीडेंट के साथ, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट हो गया, आपने खाने में कुछ बेकार खाया है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में है, उनके साथ ये रिएक्ट करता है, अंदर की जो सेल वॉल है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उससे खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसे ही खराब होता है, हमारे सेल के अंदर जो रिपेयरिंग सेल्स हैं, जिनको हम लोग मोनोसाइट्स कहते हैं, वो फटाफट इस खराब कोलेस्ट्रॉल को उठाते हैं और लेकर के एक तरफ चले जाते हैं और बॉडी से वॉश कर देते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो वहां पर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक हमारे जो सेल, जो रिपेयरिंग सेल्स हैं, उनका अच्छा काम करना जरूरी है। दूसरा, जो हमारे डैमेजेस हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कह लो, खाने की वजह से, वो उसको रिपेयर करने के लिए ऑक्सीडेटिव मटेरियल हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए। तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं कम करना है, आपको अपना वेट मैनेज करना है। कोलेस्ट्रॉल तो एक मार्कर है कि आप हाई रिस्क में हो। आपको चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन का जो लेवल है आपकी बॉडी में, जो ऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट जिनको हम कहते हैं, ऑक्सीडेंट का स्ट्रेस कम करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स का कंजप्शन बढ़ाना है। और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि आप कच्ची सब्जियां खाइए, 5 कलर के फ्रूट्स खाइए, 5 कलर के वेजिटेबल्स खाइए और रॉ खाइए। क्यों? क्योंकि जब आप पका देते हो तो वो सब खत्म हो जाता है, सारा का सारा। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम रोड पे पेट्रोल डीजल की फ्यूम सूंघ रहे हैं, हमारे खाने में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत हाई है, टेंशन में रहते हैं, दिन भर काम का स्ट्रेस, कैफीन इंटेक ज्यादा है, निकोटीन का इंटेक ज्यादा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बैलेंस करना, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा डाइट में बढ़ानी है, उन विटामिन, उन मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाना है जो इन मोनोसाइट्स के फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपको पता लगा, विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए, ये वो न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन बी 6, फोलिक एसिड, बी 12, ये आपके रिपेयर मैकेनिज्म को इंप्रूव करेंगे तो ब्लॉकेजेस सही होंगे, ना कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने से। वो तो वहीं रहेगा, कितनी भी गोली खा लो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने की, बॉडी वहां भर देगी लाकर। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा मोटा है तो वो वहां तक नहीं जाता, इसलिए कहते हैं कि अगर वो ज्यादा रहेगा तो वहां जाता नहीं है, तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी थोड़ा प्रिवेंट करेगा। तो एचडीएल का लेवल आप हाई रखो, एलडीएल का लेवल लो रखो, लेकिन जीरो नहीं कर सकते, लो ही कर सकते। तो वहां पे अगर आर्टरी में आप में से कोई है ऐसा आदमी जो रिसर्च करके एलडीएल को जीरो कर दे तो सही है। अब आज की डेट में आप देखना कि बहुत सारे कार्डियक पेशेंट हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, ग्लूटाथियोन, कार्निटिन, आर्जिनिन। ये मेडिसिन नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें नेचुरल फूड से मिलने चाहिए। वो एंटीऑक्सीडेंट, ये जो आपने स्लाइड लगाई, पावर ऑफ योर प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए, इतने कलर्स हमें चाहिए। और इन कलर्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं बात करूं, मैं क्या खाता हूं, आप दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा पीछे, मैं क्या खाता हूं, मैं कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा, तो क्या मैं इस थाली को इतना सजाता हूं? मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। मैं भी कोशिश करता हूं कि हाँ, मेरी डाइट में एप्पल भी हो, अनार भी हो, ये कच्चे सैलड भी हो, खीरा भी खाऊं, वो भी खाऊं, पर कोशिश करके हम कितना खा पाते हैं? 2 किलो तो नहीं खा सकता मैं, 2 किलो खाऊंगा तब जाके मेरे को थोड़े बहुत ऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। दूसरा, वो 2 किलो जब खाऊंगा तो उसमें पेस्टिसाइड का कंसेंट्रेशन इतना है कि पता नहीं ऑक्सीडेंट्स लूंगा, एंटीऑक्सीडेंट लूंगा, क्या ले रहा हूँ मैं, मुझे ये भी नहीं। तो मेरे पास तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मुझे पता है कि न्यूट्रीलाइट के पास एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, CFE, concentrates of fruits and vegetables. It's a very strong antioxidant. ये उन सभी लोगों को खाना चाहिए जिनके कोई बीमारी है, जिनको हाई रिस्क है कि कोई डिजीज हो सकता है, या जिनकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल हाई। इनफैक्ट मैं कहता हूं आज की डेट में तो हर एक को ही खाना चाहिए, क्योंकि हर एक को ये सारी प्रॉब्लम। तो मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी फैमिली को सेफ करने के लिए मैं CFE लेता हूं। इसके अंदर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अलावा भी और, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है, तो उसके लिए भी CH बैलेंस आती है, ये भी मैं लेता हूँ। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, लेकिन कैसे? कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता। ये CH बैलेंस जो है, ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग
एंटीऑक्सीडेंट। ये जो एलडीएल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करके और आपके अंदर वहां इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है और एक जो वो पैच वर्क क्रिएट कर रहा है, उसको ये प्रिवेंट करता है। तो हीलिंग नॉर्मल होती है, तो आर्टरीज नॉर्मल मेंटेन होती है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने के लिए, इस पे सीएच बैलेंस लिखा है डेफिनेटली, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके रिपेयर मैकेनिज्म को सही करेगा, प्रॉपर एलडीएल को कैसे काम करना है, कोलेस्ट्रॉल को काम करना है, उस सिस्टम को मैनेज करेगा ताकि आपकी सेल की फंक्शनिंग और आर्टरीज की फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। ठीक है, तो ये वंडरफुल है। इसके बाद फिर आप बहुत सारे आपने ये भी सुना होगा कि हम लोग फिशेस खाएं, फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। ठीक है, फिश ऑयल में क्या है, ओमेगा 3 अच्छे कोलेस्ट्रॉल में आता है। क्यों? क्योंकि वो आपके ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपके एचडीएल के कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और जब आप अच्छा फैट ले रहे होंगे तो बैड फैट ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही होगी। तो इसके लिए न्यूट्रोलाइट में सैल्मन ओमेगा 3 आता है। अगर आपका वेट मैनेज्ड है, आप वेल बैलेंस डाइट खा रहे हो, तो एक से आप काम चला सकते हो। लेकिन जो डिजीज लोग हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंसेस है, मोटापा ज्यादा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक पेशेंट्स है, मैं उनको देखा कि वो जो येलो पार्ट है उसका कंटेंट क्या है, क्योंकि कंटेंट तो समझना पड़ेगा ना। आज हम गाजर खाते हैं तो गाजर भूसा थोड़ी है, हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन ए है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। पेट भरने के लिए तो नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं। तो एग भी जब हम खा रहे हैं तो कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, उसी के लिए खा रहे हैं। हमें पता है व्हाइट पार्ट प्रोटीन है, जिम में जाते हैं तो व्हाइट पार्ट खाओ, या प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो एग का व्हाइट पार्ट खाओ, लेकिन येलो को निकाल के फेंक दे। उस येलो का कंपोजिशन हम कभी नहीं पढ़ते। अगर उस येलो का कंपोजिशन आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, ये और साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और अंडे आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते, इनफैक्ट गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप एग्स खाते हैं तो आपको व्हाइट और येलो पार्ट दोनों ही खाना है, जबकि कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है लोग। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन वाले लोग अब फटाफट गूगल कर रहे होंगे, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा मिथ है, लेकिन गूगल पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अंडे खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल पे फर्क नहीं पड़ता, इससे फैट नहीं बढ़ता, उल्टा ही आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट है, परफेक्ट बैलेंस डाइट है। इससे एक बच्चा पैदा होने वाला है, सोचो एक लाइफ है इसके अंदर, तो कितना नेचर ने बैलेंस करके बनाया होगा। हम उसी के अंदर कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगाने लग गए, अपना दिमाग लगाने लग गए। मेरे पास तो पेशेंट्स आते तो मुझे पता है इतने हजारों में थे कि अगर मैं सॉल्व करने बैठ गया तो ये सेशन सुबह तक चलता रहेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा मिथ है। तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। अभी जैसे बादाम का मिथ है कि आप अपने बच्चे को बादाम खिलाओ, दिमाग तेज होगा। क्यों? उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब आपके घर में जो बादाम आ रही है 850 रुपए किलो में, उसका सारा तेल तो पहले ही निकाल लिया गया है, तो अब उसमें ओमेगा 3 है कहाँ? नहीं। और जिस बादाम में तेल है वो कम से कम 2 से 2,500 रुपए किलो आ रही है, वो आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपको ये लगेगा यार तो बजट के बाहर है। दूसरा, अगर आपने खरीद भी ली तो आप 5 बादाम खाओगे, उस 5 बादाम का ओमेगा 3 कंटेंट भी पता है क्या आपको? क्या वो वाकई आपकी हार्ट हेल्थ के लिए या आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट है वो 5 बादाम? आपको क्वांटिटी नहीं पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने फूड को क्वांटिफाई करो, आपको खाने से क्या न्यूट्रिएंट चाहिए उनको समझो, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए आपको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए उनको समझो, तब आप अपनी हार्ट हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। बात ये, सब अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर बिना समझे कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। समझाने के लिए हम बैठे हुए ना एक्सपर्ट, हम लोग अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे मेरे सेशंस हैं, इंस्टा पे मैं अवेलेबल हूँ, मेरी आईडी बनी हुई है, कई सेशंस मेरे हैं जो रिकॉर्डेड हैं, मैं उन पे डालता रहता हूँ। आप उनको सुनिए, समझिए, आपको वहां से समझ में आएगा सब कुछ कि क्या चीज रियल फैक्ट है। आप कुछ भी सर्च आउट करते हो। मेरे पड़ोसी ने बोला आज एक ज्ञान बटा व्हाट्सएप पे मैंने सर्कुलेट कर दी, क्यों? मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बताया कि आप 2 किलोमीटर की स्प्रिंट रनिंग करिए, मुझे पता है आपसे नहीं होगी, तो आप अनकंफर्टेबल हो। वहीं मेरे एक पड़ोसी ने बताया यार कोई दिक्कत नहीं है, मेरे डॉक्टर ने तो बताया आप 6 किलोमीटर पैदल चलिए, और आप 6 किलोमीटर आराम से गार्डन में धीरे धीरे पैदल चलिए, तो आपका वही कैलोरी बर्न हो जाएगी। मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है? मेरे जैसा रिजिड डॉक्टर जो बोल रहा है 2 किलोमीटर आप स्प्रिंट रनिंग करनी है, अरे ये करना पॉसिबल नहीं। अपने लिए 6 किलोमीटर धीरे धीरे चलना बहुत बढ़िया। अब वो 6 किलोमीटर की जो धीरे धीरे वाली आपकी प्रक्रिया है, उसमें आपकी कोई कैलोरीज नहीं बर्न होने वाली। उसमें हाँ, आपके पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज जरूर होगी, लेकिन आपने जब तक अपनी मोटर को पंपिंग पे नहीं डाला, मतलब आपके हार्ट को आपने विगरस एरोबिक एक्सरसाइज नहीं दी,
कि वो पंप करे और इजेक्ट करे, आपने उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो फिर आपकी हार्ट हेल्थ पे कहाँ से काम करेगा वो? 6 किलोमीटर पैदल चलने पे अगर आप गार्डन में घूम रहे हो, अच्छी हवा मिल जाएगी, आपके जॉइंट्स का थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि वो आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करेगा, क्योंकि हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो इंजेक्शन कराना पड़ेगा, पंप को फोर्सफुली फंक्शन कराना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब ये बात आएगी तो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप समझोगे कितनी पावर होती है आपकी डाइट में और आपकी एक्सरसाइज। बात है 2004 की, 2004 व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस। मैंने मजाक मजाक में अपने दोस्त से बोला कि यार चलो तुम्हारा बीपी चेक करता हूँ, तुम लड़कियों के बीच में ज्यादा रहते हो तो तुम्हारे एक्साइटमेंट लेवल की वजह से बीपी ज्यादा ही रहता होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं नॉर्मल ही आएगा, तुम ऐसे बोल रहे हो मजाक। ठीक है, बीपी चेक करा, उसका नॉर्मल था। अब उसने कहा यार ले तेरा भी चेक कर ले। उसने मेरा बीपी चेक करा, माय बीपी वाज 180/110। मैंने उसको कहा तेरे को नापना नहीं आता, अभी तू सेकंड ईयर एमबीबीएस। तो मैं अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिशियन थे मेडिसिन के, उनके पास गया। मैंने कहा सर कल मेरा बीपी चेक करा और 180/110 आ रहा था। तो मैं कोई बात नहीं बैठ, उन्होंने अपना जो सीनियर पीजी था उसको बोला यार इसका बीपी चेक कर। और मुझे कोई सिम्टम नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब नॉर्मल। चेक करा, बीपी 180/110। उन्होंने बोला ठीक है आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉफी पी थी, चाय पी थी, स्मोकिंग करते हो? मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और आज मैंने चाय कॉफी कुछ भी नहीं पी। बोले ठीक है अपन 3 दिन तक रिकॉर्ड करेंगे। 3 दिन तक बीपी वॉज 180/110। उन्होंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को तुरंत फोन किया, बोला मेरा लड़का है, इसको 180/110 बीपी आ रहा है, 23 साल की एज में, फटाफट इसके सारे टेस्ट करो, इको, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, कौन से टेस्ट नहीं जो आप सब कराते हो ना पैनिक में, वो सारे टेस्ट मेरे हुए। एवरी टेस्ट वाज नॉर्मल, डायग्नोसिस वाज एसेंशियल हाइपरटेंशन। उन्होंने बोला तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई है, तुम कैफीन का इंटेक करते हो इसलिए तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा मुझे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं एग्जाम की भी, और कैफीन का इंटेक भी मेरा ज्यादा नहीं है, मैं एक कॉफी रोज की पीता हूँ वो भी बंद कर दूंगा। बोले ठीक है 5 दिन बाद चेक करेंगे। 5 दिन बाद भी सेम बीपी। मुझे समझ में आ गया। उन्होंने मेरे को एक गोली दी कि बेटा ये गोली खाना स्टार्ट करो, बट आई वॉज डिटरमिन्ड कि मुझे जिंदगी भर गोली नहीं खानी, मुझे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए। इंप्रूवमेंट चाहिए के बाद मैंने रोजाना शाम को जाकर के स्टेडियम में आधा घंटा रनिंग करनी स्टार्ट करी, एंड वॉज रनिंग लिटरली, भागना कि आप 1 मिनट भागने के बाद पसीने पसीने हो जाओ। उसके बाद अपनी जो डाइट पैटर्न है फिक्स करना, सुबह नाश्ते में अंडे, पराठे और सैलेड्स, वेजिटेबल्स, रोजाना शाम को ब्लैकबेरीज का जूस पीना, वो सारा मैंने अपनी डाइट पे बैलेंस किया। और जब मैंने बैलेंस किया 3 महीने बाद मेरा बीपी नॉर्मल था। आज मेरी हार्ट रेट 60 है, मेरा बीपी 110/70 है, विदाउट एनी मेडिकेशन। मैंने मेडिकेशन सिर्फ 2 ही महीने खाई, आफ्टर दैट नेवर। सो आप अपनी लाइफस्टाइल को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो विथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी। इतनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। मैंने अपना एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि किसी और का देता तो आप बिलीव नहीं करते, तो मेरी खुद की स्टोरी है, ठीक है ना, और ये रियल है। ठीक है, तो राइट न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें मैंने आपसे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि ये आपकी हार्ट हेल्थ पे काम करता है, लेकिन इनमें सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कई बार क्योंकि मेरे से बात करते हैं लोग, बस तो कहते हैं कि सर हम ओमेगा ले लेते हैं या सीएच बैलेंस ले लेते हैं, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो जाए। लेकिन मैंने आपसे शुरू में भी कहा देयर आर मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर फंक्शनिंग इन द रिपेयरिंग मैकेनिज्म। बहुत सारी चीजें चाहिए उस रिपेयर मैकेनिज्म के लिए, B1, 6, 9, 12, सेलेनियम, जिंक और भी सारे मिनरल्स, कॉपर। अगर उनमें से एक भी डेफिसिट है, जैसे मैं बात करता हूँ आपके, आप में से बहुत सारे अगर पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स, तो कहीं के प्रिस्क्रिप्शन में ग्लूटाथियन, आर्जिनिन ये सब लिखा होगा। ये सारे 3-4 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। ग्लूटाथियन का आप कंपोजिशन देखोगे तो N-एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन B1, 6, सेलेनियम। अब ये आपकी बॉडी रोज बना रही है, लेकिन अगर B6 भी कम हो गया तो नहीं बनाएगी, B9 भी कम हो गया तो नहीं बनाएगी। तो जो आपकी बॉडी में बनना बंद हो गया सिर्फ एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सो यू हैव टू बैलेंस एवरी न्यूट्रिएंट, क्योंकि एक की भी कमी हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। एंड सो परफेक्टली न्यूट्रलाइट डेली विल हेल्प यू आउट विद दिस। इसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, 100% ऑफ RDA के अंदर डले। आप इसको ले लेंगे तो आपकी वो जो है कि यार इसकी कमी रह गई होगी, उसकी रह गई, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट। आप अपनी मेडिसिन लीजिए जैसे चल रही है, बट इफ यू ऐड ऑन दिस, तो वो जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका रिपेयरिंग मैकेनिज्म जो है वो भी अच्छा हो जाएगा।
Right, Siddharth? We are clear on cholesterol? So we are very much clear on अब डीएनए की मैं बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या बंदरों को आपने हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है या सुना है? आई नेवर नेवर। मैंने नहीं पढ़ा। जानवरों की भी ऑटोप्सी बायोप्सी सब होती है, उनके मरने पे डिटेक्ट करते हैं। हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जान सकें कि ये किसी डिजीज से तो नहीं मर, ठीक है ना? उनमें तो नहीं देखने को मिले आपको। अब कहते हैं कि एंसेस्ट्रल्स यही है, इन्हीं में जेनेटिक इंप्रूवमेंट आया और हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है? तो अब ऐसा क्या हो गया कि हमारे, आप तो सिर्फ 20 साल पहले देख लो ना, आज से 20 साल पहले क्या आपको हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस इतने मिलते थे? अब क्या हो गया सडनली? तो ये जेनेटिक तो नहीं हो सकता कि इतना पहले तक इतने शुगर पेशेंट नहीं थे, बीपी पेशेंट नहीं थे, हार्ट पेशेंट नहीं थे, और अब हम लोग सारा कुछ जेनेटिक पे ढोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आलसी हैं या हम चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जेनेटिक इज अ वेरी इजी थिंग टू पुट ऑन समथिंग, नहीं कि मैंने पीछा छुड़ा लिया, अरे तो मेरे तो पेरेंटल है, घर वालों को भी। जब पेरेंटल या फैमिलियल की बात करते हो आप, जेनेटिक की बात करते हो, तो आप एक ही घर में रह रहे हो, मदर फादर बच्चे, तो खाना भी एक जैसा खा रहे हो, डाइट हैबिट भी एक जैसी है, लाइफस्टाइल भी एक जैसी, क्योंकि मेरे पेरेंट जो कर रहे होंगे वही मैं कर रहा हूँ और वही मेरे बच्चे कर रहे होंगे। तो अगर पेरेंट्स ही गलत हैं, उनका लाइफस्टाइल ही गलत है, उनका डाइटरी पैटर्न ही गलत है, तो बच्चे कैसे सही हो सकते? नहीं होंगे, वो भी वही फॉलो कर रहे होंगे, उनके भी वही मक्खन लगा करके जो पराठे बन रहे हैं सुबह, या जो शाम को मटन बन रहा है, वही पेरेंट्स भी खा रहे हैं, वही बच्चे भी खा रहे हैं। अब अगर उनको इस फूड की वजह से, एक न्यूट्रिएंट डेफिसिट फूड की वजह से, या रॉन्ग फूड पैटर्न की वजह से, या रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से, कि हम रात के 12-1 बजे तक स्ट्रेस्ड अप हैं, अपने ऑफिस के काम में एंगेज हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है सूरज कब उग रहा है। अगर आपका ऐसा कुछ लाइफस्टाइल है, तो ये पैटर्न आप ही नहीं, आपके बच्चे भी फॉलो कर, और ये फैमिलियल पैटर्न जो है वो आपको बीमारियां ला। जेनेटिक भी क्यों? जेनेटिक भी इसलिए ट्रांसफर होता है क्योंकि आप एक फैमिली के पार्ट हो, आप अलग कर दो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मदर फादर दोनों डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, कार्डियक पेशेंट है, लेकिन बच्चे को नहीं है। डिपेंड करता है बच्चे ने अपना लाइफस्टाइल क्या बनाया। इज ही टेकिंग राइट डाइट, राइट न्यूट्रिएंट्स? इज ही गोइंग फॉर राइट फिजिकल एक्टिविटी? अगर वो ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली इट कैन एस्केप आउट, ठीक है? और 100% ही कैन एस्केप आउट, क्योंकि जेनेटिक में हो क्या रहा है, वो जीन खराब है आपकी, वो डैमेजेस को बढ़ा रही है आपकी बॉडी में, बस इतना सा फर्क है। वो खराब जीन जो भी आ गई है, जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि आपके बॉडी में आप हार्ट पेशेंट बन सकते हो, तो हार्ट पेशेंट है क्या? डैमेजेस ही तो है, वही तो बताया मैंने आपको कि आर्टेरियल डैमेज है। वो जेनेटिक फैक्टर से उसका डैमेज बढ़ सकता है, परसेंटेज बढ़ सकता है, तो आप रिपेयर को बढ़ा लो ना। रिपेयर बढ़ाने के लिए मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बता दी। अभी मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, एक बहुत अनकॉमन सी चीज है जो हम लोग आजकल कार्डियोलॉजिस्ट टेस्ट कराने लग गए, वैसे रूटीनली कराते नहीं थे। सीरम होमोसिस्टीन है, मैं यूजुअली हर एक का चेक कराता हूँ। सीरम होमोसिस्टीन एक मार्कर है कि आपका खून कितना गाढ़ा होने वाला है, कितना पतला। यूजुअली जिन लोगों को यंग हार्ट अटैक्स आते हैं, उनके होमोसिस्टीन लेवल 15 से 20% केसेस में ज्यादा ही होता है, और ये स्मोकिंग से बढ़ता है। स्मोकिंग आपके फोलिक एसिड के लेवल्स को लो करता है, ठीक है? और वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस क्रिएट करता है, उसको फोलिक एसिड बैलेंस करेगा, ठीक है? B6 B9 ये इंपॉर्टेंट है आपके इस लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपकी डाइट में विटामिन बी का लेवल अच्छा है, तो आपके होमोसिस्टीन लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, तो आपकी टेंडेंसी कम रहेगी होमोसिस्टीन के हाई होने की। लेकिन अगर ये डेफिसिट है, तो होमोसिस्टीन के लेवल्स हाई हो जाएंगे, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, वो अचानक से या तो हार्ट में क्लॉट हो जाएगा या ब्रेन में क्लॉट हो जाएगा, तो या तो आपको सडनली लकवा मार जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने घूमते फिरते कई यंग लोगों के 35-40 साल की उम्र में होमोसिस्टीन के लेवल्स करा लिए, एंड आई वाज शॉक्ड। नॉर्मल वैल्यूज इसकी 9-10 के आसपास होनी चाहिए, उनकी 100 आई, और उनका करेक्शन किया, एंड दे वर हाई रिस्क। वो उन लोगों में से थे जो सडनली, जिनके घर वाले आकर के ये कहते कि डॉक्टर साहब वो तो कल चले गए। दे जस्ट एस्केप आउट, क्योंकि वो आ गए सिर्फ ऐसी सलाह लेने के लिए। जैसे आज आप सिद्धार्थ मेरे से बात कर, ऐसे वो बात करने आ गए बस, कि सर मैं कोई टेस्ट करा लूं क्या, मैं हाई रिस्क में आ सकता हूं क्या? मैंने ऐसे फ्लिक में लिख दिया कि यार आप बस ये टेस्ट करा लो, लेट्स सी, तुम्हारा डाइट पैटर्न जो भी हो मुझे बताओ एक बार, और मैं तुम्हें कुछ ये न्यूट्रिएंट्स एडवाइस कर देता हूँ, डेली ले लो, ओमेगा ले लो, एक प्रोटीन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन आप एक खाओ, इससे आपकी रिपेयरिंग अच्छी होगी। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी।
वो हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम में, आपके रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। अब ये सब खाओ, साथ में ये टेस्ट करा करके भी, मतलब वो लोग वो हैं जो डेथ एस्केप कर गए टाइमली इंटरवेंशन की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करना, और अल्टीमेटली सारी चीजें आके आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ही रुकती है। अगर आपने इस चीज को सही कर लिया, आपके न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर लिया, आपके फूड को बैलेंस कर लिया, यू विल एस्केप आउट 50% चांसेस ऑफ योर डेथ। अमेजिंग सर, अमेजिंग। एंड आई थिंक दिस ब्रिंग्स द गूज बम्स सर। ये एक सोचने का विषय है। और बस वो कहते हैं ना सर कि कई बार पता नहीं चलता इंसान को कि किस समय कुछ भी होता है। और सर आपने जो पॉइंट्स बोले ना, ये मेरा कहीं ना कहीं प्रश्न में भी था कि मैं ज़रूर एज अ इंडिविजुअल आपसे पूछूं। सिद्धार्थ, ज्यादातर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, कोई एज अ पेशेंट आता है, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता उस समय कि हम डाइटरी फैक्टर पे काम करके उसको करेक्ट करें। सबसे पहले हमें उसकी लाइफ बचानी होती है, तो हम उस समय डाइट पे फोकस नहीं कर सकते जब वो हॉस्पिटल आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि पहले तो जब बीमारी हो गई उसको ठीक करें। क्योंकि डाइट वाला पार्ट आपका रोज आप सही करोगे, तब जाके वो रोज के लिए काम करेगा। और आप आज से अगर कोई डिसीजन लोगे तो आपकी बॉडी 6 महीने में चेंज होगी। अब ये ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो कहते हैं 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर। 3 महीने में क्या होता है, वो आपका जो ब्लड सेल है वो 3 महीने बाद मैच्योर होता है, और वो इस लायक होता है कि वो किसी को दिया जा सके। तो आप सोचो कि एक सेल को मैच्योर होने में, एक ब्लड सेल को मैच्योर होने में 3 महीना लग रहा है। तो हम एक कैसे बिलीव कर सकते हैं कि मैंने आज जो खाया है वो मेरी बॉडी को आज ही सही कर देगा। इट इज अ डे टू डे प्रोसेस। आपको रोज के लिए चाहिए वो आपकी लाइफ, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका राइट न्यूट्रिशन रोज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठाना है कि आपकी जो प्रॉपर डाइट है या प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो रोज का पार्ट है लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैंने, ठीक है मैं हफ्ते में 2-3 दिन कर लेता हूँ या मैं हफ्ते में 1 दिन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, नेवर। इट हैज टू बी फॉर डेली। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि हाँ अब मैं इसे आज से रोज करूंगा, तब हम फिर आगे बढ़ते। अब फिर इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट कभी किसी को क्लिक नहीं करता कि जानवरों को क्यों नहीं आता, क्योंकि वो रॉ खाते हैं, वो कुक नहीं करते। तो हमारे फूड में, ये तो हम सभी जानते हैं, थाली तो आपने सजाई ली, पावर ऑफ योर प्लेट तो पीछे वो दिखाई दे रही है। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आप सबसे पहले तो रॉ खाने की हैबिट डालो। आपकी डाइट में रॉ सैलेड्स होने चाहिए, और जब आपका सैलेड से पेट भर जाए तब आप खाने की तरफ जाइए। हम क्या करते हैं, सैलेड सिर्फ वो नहीं सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर की सजावट के लिए नहीं, थाली की सजावट। उसमें ऐसे 4 खीरे जमे रहेंगे, फिर उसके साइड में 4 और गाजर कट जाएगी, एक प्याज हो जाएगा, एक टॉपिंग बन जाएगा। वो आपको न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपके टेबल को सजता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके शरीर को सजाना है आपको अंदर से, तो इट हैज टू बी इन क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी कि आपका सैलेड से ही पेट भर जाए, रॉ फूड से। जब आपका पेट उससे भरने लगे, आपको लगता है कि नाउ इट्स हो गया, बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, तब फिर उसके बाद खाने की बात आती है। जब खाने की बात आ रही है तो आपको प्लेट को देखना पड़ेगा। हमेशा हम जानते हैं कि फैट, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी के सोर्सेस, आपकी बॉडी को चलाने का सबसे बड़ा सोर्स प्रोटीन है। तो आपको प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में सबसे ज्यादा करना। एक एवरेज पर्सन को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसकी विगरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जिसकी है उसे 1.5 से 2 ग्राम चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल को 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। ठीक है, तो इतना प्रोटीन इंटेक हमें डाइट में लेना पड़ेगा। तो ये हमारी थाली से मिलना चाहिए, हमारी 3 टाइम की डाइट से। 3 टाइम की डाइट मतलब आपका ब्रेकफास्ट टाइमली, लंच टाइमली और डिनर टाइम। क्योंकि कई लोगों की मैंने हैबिट देखी है, उनका ब्रेकफास्ट ही होता है 10-11 बजे, फिर रात को सीधा खाना होता है 10-11 बजे। 2 डाइट सिस्टम, बीच में बॉडी 12-12 घंटे भूखी रहती है, और उसमें डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं रिपेयर करने की, कंजप्शन हो गया पूरा, वो शरीर को ही खाना स्टार्ट कर देता है। नहीं, तो उससे फाइट करने के लिए आपको हर 6 से 8 घंटे में कुछ चाहिए। बीच में आपको मंचिंग भी करनी पड़ेगी। मंचिंग हम लोग क्या करते हैं, चिप्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। आप पीनट्स खा सकते हो, नहीं, दैट्स अ गुड अल्टरनेटिव। आप स्प्राउट्स ले सकते हो, दैट्स अ गुड अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से होना चाहिए। फिर आपका ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, वो एनर्जी रिच होना चाहिए। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट रखिए विद प्रोटीन। लंच आप थोड़े से फैट ले सकते हो दिन भर में, लेकिन फैट कितना चाहिए, आपके पूरे शरीर को काम करने के लिए 2 चम्मच तेल बहुत है, हम 2 कटोरी खा जाते हैं। ठीक है, तो उसको रखिए। डिनर जो हमारा सबसे हैवी होता है, जिसे हम पार्टी की तरह एंजॉय करें, दैट हैज टू बी लाइट, क्योंकि रात को आप सोने वाले हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाले। जितनी फिजिकल एक्टिविटी दिन में करोगे, तो ब्रेकफास्ट हैज टू बी हैवी। डिनर में आप कोशिश कीजिए, ईट लाइट एंड ईट ओनली सैलेड्स। ठीक है,
फ्रूट्स आप लीजिए अपनी डाइट में। अब फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्रूट्स और फूड, उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए, नहीं तो फ्रूट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आपके जितने विटामिन मिनरल आपको फ्रूट से मिल रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो देयर हैज टू बी अ गैप ऑफ 2 आवर्स। तो आप अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद 10-11 बजे आप फ्रूट्स ले लीजिए, बट इट हैज टू बी इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी की मैं बात करता हूँ, आपको समझाता हूँ क्वांटिटी किसे कहते हैं। मुझे पता है कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम मुझे रोज खाना चाहिए। 1 ml मिल्क में 1 ग्राम कैल्शियम होता है मेरी बॉडी के लिए, तो मुझे 1200 ml दूध पीना पड़ेगा, मतलब इट हैज टू बी अराउंड 1.25 लीटर दूध। दैट्स कॉल्ड क्वांटिटी। अगर मैं इससे कम पी रहा हूं तो वो मेरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। मुझे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए मैं क्या खाता हूं, अंडे खाता हूं। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कितने अंडे चाहिए मेरी बॉडी को, 11। दैट विल गिव मी 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज ले रहे हो उसमें कितना प्रोटीन है। एक अंडे में इतना ही प्रोटीन है, तो आप 11 अंडे खाओगे तब आपको 60 ग्राम प्रोटीन है। इफ यू आर गोइंग टू जिम, 22 अंडे खाने। अब किसी को बैठ के लगता है कि यार ऐसे मतलब कैसे खा सकते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, 22 अंडे, 11 ही नहीं खा सकता, 2 अंडे बहुत है, मैं तो 2 ही खा रहा हूँ, इसलिए आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। आप 2 अंडे रोज ब्रेकफास्ट में खा करके बिलीव कर रहे हो कि मेरा प्रोटीन इंटेक नॉर्मल है, तो अब मुझे बीमारियां नहीं होंगी। दैट्स द प्रॉब्लम। आप इसे सपोर्ट करो। न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, 2 अंडे खाओ, बहुत अच्छा है, 2 शाम को भी खा लो, साथ में आप सपोर्ट करो। इसके एक स्कूप में 10 ग्राम प्रोटीन है, दिन में 3 स्कूप लो, 30 ग्राम आपने यहाँ से ले लिया, बाकी आपके खाने से मिल जाएगा 30-40 ग्राम। यू विल बैलेंस करना है आपने। सो दैट्स बैलेंसिंग। तो इस सप्लीमेंट को आप ऐड कर लो, इजी है। मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइट डेली, आप उसे ऐड कर लो, तो आपने जो सैलेड्स खाए उससे भी आपको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीडेंट मिल जाएंगे, प्लस ये ऐड ऑन हो जाएगा, तो आपकी डाइट पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप कैसे भी करके वो गैप जो है, न्यूट्रिएंट गैप, आज की डेट में खाने से पूरा नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, आज जो अनाज उगाया जा रहा है या फ्रूट्स उगाया जा रहा है, उसका मकसद है क्वांटिटी पूरी करना, क्वालिटी खत्म हो गई। पहले नेचुरली उगते थे, आज हम दवाइयां डालते हैं, उसमें आर्टिफिशियल मैन्योरिंग करते हैं, तब जाके वो फ्रूट्स उगते हैं। दूसरा, वो फ्रूट्स सारे प्रिजर्व होके आ रहे हैं। सारी सब्जियां आप देखते हो, आप जाते हो किसी भी बड़े मार्ट से खरीदते हो, सारी पॉलिथीन में पैक्ड है, डीप फ्रीज है। जैसे ही सब्जी टूटती है, 12 घंटे के अंदर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू डाउनग्रेड हो जाती है। तो जब वो वहां पैक होके आ रही है, आपको 5 दिन बाद मिल रही है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रह जाएगी। उसे खाओ, हाँ उसमें डेफिनेटली कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। आप 5 तरह की थाली भी सजाओ, बट ये मत बिलीव करो कि ये मेरी डाइट पूरी कर देगा। देयर हैज टू बी अ गैप। तो आज की टाइम में इट्स इंपॉर्टेंट यू ऐड अ वंडरफुल न्यूट्रिएंट न्यूट्रलाइट टू योर लाइफ। वो आपके गैप को ब्रिज कर देगा। ऐड अ डेली टैबलेट मल्टीविटामिन, ऐड ओमेगा टू योर डाइट, ऐड CFE, ऐड प्रोटीन, एंड अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी, योर लाइफस्टाइल। कई पेशेंट्स होते हैं, लाइक ICU पेशेंट है, घर ठीक होके गया है अभी जस्ट, है ना, वो बीमारी से फाइट आउट करके गया है, तो मैं उनको मल्टीविटामिन डेली 2 टैबलेट बोलता हूँ, ईट 2 टैबलेट्स पर डे। क्यों? क्योंकि मैंने क्वांटिफाई किया है कि एक गोली तो उसके शरीर को चलाने के लिए चाहिए और एक गोली उसके बीमारी को फाइट करने के लिए चाहिए। विटामिन सी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन वो एक तो उसके शरीर को चला रहा है, बीमारी को लड़ने के लिए तो ज्यादा चाहिए ना। हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। व्हेन वी आर डिजीज, हम कम खाते हैं। दलिया खिला दो इसको एक टाइम, 1 कप दूध दे दो, उससे काम चल जाएगा। तो वो बीमार जो है और अंदर से बीमार हो, जबकि उसकी डाइट हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। एजिंग के साथ आपकी डाइट और इंप्रूव करने की जरूरत है। यू आर मोर नीडफुल टू एड दैट। ठीक है, आज की डेट में आप टेस्ट कराइए, B12 आपका कम आएगा, D3 आपका कम आएगा, और आप उन टेस्ट को करा के फिर उस हिसाब से आपके सप्लीमेंटेशन ऐड कर देते हैं। देयर इज लिमिटलेस टू टॉक ऑन न्यूट्रिशन। सिद्धार्थ, वी हैव ऑलरेडी हैड सेशंस ऑन दिस, और हमें पता है कि एक-एक चीज ही अपने आप में बड़ा टॉपिक है। एब्सोल्युटली प्रोटीन, मल्टीविटामिन इटसेल्फ इज अ टॉपिक। सो लेट्स